हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसे कि हमने 70 प्लस एमसीक्यूज करने थे मैट्रिसेस के, जो कि हम फर्स्ट पार्ट में 37 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। आज उसका सेकंड पार्ट आ गया है जिसमें हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे, इसमें जो बच गए हैं। तो ये क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे किसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th के अप्लाइड मैथ्स के स्टूडेंट्स हो या कोर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हो या जो सीयूईटी का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाली है ये मैट्रिसेस के लिए। तो आपको मैट्रिसेस चैप्टर में सब कुछ अवेलेबल है। इन दोनों वीडियोस में 70 प्लस क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं हमने, तो आपको बहुत अच्छे से ये वीडियो देखनी है और समझ में आएगी। आपको वीडियो को देखो सबसे पहले, जो कि पार्ट 1 बनी हुई है, सबसे पहले आप उसको देखो। यहाँ पर आई बटन पर उसका लिंक आ रहा है या डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक है। तो सबसे पहले आप पार्ट 1 की वीडियो देखो, फिर आगे आप कंटिन्यू करना, क्योंकि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं कि रिपीट भी हो जाएं जो हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं। इसका मतलब वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं बार बार। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करते हैं। 37 क्वेश्चन डिस्कस करे थे, यहां से इसका सेकंड पार्ट है। यहां पर बोला है कि दी मैट्रिसेस ए दिस इज अ, ये वाला क्वेश्चन हमने शायद डिस्कस किया है। देखो, एक मैट्रिसेस बनी हुई है, इस मैट्रिसेस में हमें फिगर ऐसे गिवन है। अब देखो, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, कहीं आप ये कह दो कि यहां पर तो 0 0 बन रहा है, बट यहां पर ध्यान रखो डायगोनल एलिमेंट्स, हमें यहां पर 0 है, यहां पर 2 है, यहां पर 0 है। तो डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि हमें अगर दिए होते तो हम इसको कह सकते थे कि ये क्या है, ये स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है ना, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट सारे इक्वल होते हैं, बट यहां पर कुछ भी नहीं है ऐसा। तो ये नॉर्मल एक मैट्रिक्स है, बट ये है क्योंकि 3x3 मैट्रिक्स की। तो ऑप्शन में देख लो क्या है, ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, डायगोनल मैट्रिक्स ये हो नहीं सकती, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में बाकी सारे 0 होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स हमें कुछ गिवन होते हैं। ठीक है, सी स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ हमें ये पता है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इफ a इज दिस एंड b इज दिस, ओनली ab इज डिफाइंड, या इसमें से क्या डिफाइंड है। देखो, हम यहां पर पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑर्डर लिखो। a का ऑर्डर क्या है, कितनी रो है, क्वेश्चन देख लो आप। देखो क्वेश्चन सबसे पहले आप देखो कि क्वेश्चन पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन पे, सबसे पहले उसको डाउनलोड कर लो, वहां से क्वेश्चन देखते रहो। जो जो आप खुद कर सकते हो उसको करो, जो नहीं आ रहा वो यहां से आप समझ सकते हो। ठीक है, ऑर्डर देखो, ए मैट्रिक्स का क्या है, हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, 2x3 का ऑर्डर हो गया। बी मैट्रिक्स में देखो हमारे पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो मल्टीप्लीकेशन यानी कि ए बी मल्टीप्लाई कब होगा, डिफाइंड कब होगा, ए बी डिफाइंड तब होगा जब इसकी मैट्रिक्स 3x3 की बननी चाहिए, यानी कि बन सकती है ए बी की मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, क्योंकि इसका कॉलम और इसका रो सेम होना चाहिए, मैंने आपको बताई हुई है पहली वाली वीडियो पर भी। तो यानी कि ये 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी और ये डिफाइंड है, ये डिफाइंड है, इसकी मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। हर एक मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती है, उसके लिए हमें ये चेक करना पड़ता है कि इसका रो और इसका कॉलम इक्वल होना चाहिए। तो क्या बी ए डिफाइंड है। अब देखो, जब बी ए लिखेंगे तो बी पहले आएगा, ए इधर आएगा, तो यानी कि ऑर्डर ऐसे लिखा जाएगा 3x2 और दूसरे का ऑर्डर होगा 2x3। देखो इसमें भी देखो ये सेम है, तो इसका मतलब बी ए इज ऑल्सो डिफाइंड, और इसकी मैट्रिक्स बनेगी, इसकी भी मैट्रिक्स बनेगी अच्छा, इसकी मैट्रिक्स 3x3 की नहीं होगी, सॉरी, इसकी मैट्रिक्स होगी 2x2 की, और इसकी मैट्रिक्स बनेगी 3x3 की, तो यानी कि ये भी डिफाइंड है। तो यहां से ऑप्शन मैच कर लो, क्या बोला है, सी ऑप्शन, ए बी एंड बी ए आर बोथ डिफाइंड, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि इफ ए इज एनी मैट्रिक्स बी इंटू एन मैट्रिक्स, ए की कोई ऑर्डर दे रखा है हमें, ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है एम इंटू एन। ठीक है, आगे बोला है देखो यहां पर ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m इंटू एन है,
और बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमें नहीं पता क्या है, और बोला गया कि ए बी एंड बी ए बोथ डिफाइंड है, यानी कि ए बी की मल्टीप्लाई और बी ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बोथ डिफाइंड है। बोला गया है कि बी इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, बी का क्या ऑर्डर होना चाहिए। हमने ऐसा क्वेश्चन किया है ना ये वाला, अभी सेम लॉजिक इसमें लगेगा। ये देखो बी ए और बी ए डिफाइंड है, तो ये डिफाइंड कब हो सकता है, जब इसका कॉलम, ठीक है, और इसका रो सेम होना चाहिए, यानी कि इसको n होना पड़ेगा तभी तो ये सेम होंगे, ठीक है। उसके बाद ए बी की मल्टीप्लाई तो हो जाएगी क्योंकि ये और ये सेम हो गए होंगे, क्योंकि यहां पर ए बी डिफाइंड है। अच्छा बी ए डिफाइंड है, यहां पर बोला है कि बी ए भी डिफाइंड है, तो बी ए को डिफाइंड होने के लिए हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा। देखो अगर बी का ऑर्डर मेरे पास मान लो कि n इंटू एम हो और a का ऑर्डर मेरे पास है m इंटू एन, तो देखो क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब बी ए डिफाइंड है ना, तो बी ए की मल्टीप्लाई करने के लिए हमें इस b का कॉलम और इसका रो सेम बनाना है। इसका मतलब ये अगर n आ गया, ये तो आ गया था, तो ये क्या होगा m होगा, तो यहां से b का जो ऑर्डर आ गया वो क्या आ गया, b आ जाएगा हमारे पास n इंटू एम ऑर्डर में। तो ऑप्शन नंबर मैच कर लो कि ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, n इंटू एम कहां आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर एमसीक्यू बहुत बनते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, एमसीक्यूज बहुत बनेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो समझ लो कि डिफाइंड है, क्वेश्चन में बोल दिया कि ये डिफाइंड है। ये डिफाइंड तभी होगा जब A अगर ये मैट्रिक्स है तो B को यहां पर n होना पड़ेगा, और अगर B A डिफाइंड है तो उसके लिए अगर हमने यहां पर m रखा है और A हमारे पास m इंटू एम है, तो इसके हिसाब से इसको अगर लिखें तो ये m होना पड़ेगा इसको, क्योंकि B A डिफाइंड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि A हमें दे रखी है एक मैट्रिक्स -3x y और 5, यहां पर बोला है कि A इक्वल टू A ट्रांसपोज। ये कब होता है, ये किस केस में होता है कि अगर A क्या है, A इज अ सिमेट्रिक। पढ़ाई है मैंने ये वाली चीज, ध्यान से देख लो कि ये चीज मैंने फर्स्ट पार्ट में पढ़ाई है कि A अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज A के इक्वल आएगा। तो इसमें हमें ये चीज गिवन है, इसका मतलब हम यहां पर अगर A ट्रांसपोज निकालें और उसको इसके इक्वल रख दे, ट्रांसपोज कैसे निकलता है, देखो इसको ऐसे लिख दो और इसको ऐसे लिख दो, बस ये बन गया ट्रांसपोज। कहने का मतलब ये हो गया कि ये एज इट इज आ जाते हैं, इनका इंटरचेंज हो जाता है। ऐसे समझ लो कि ये ऐसे है तो इसको ऐसे लिख दिया और ये ऐसे है तो इसको ऐसे लिख दिया। अब यहां पर दोनों को इक्वल रख देंगे हम, क्योंकि यहां पर बोला है कि A ट्रांसपोज A के इक्वल है, तो यहां से -3x y और 5 कंपैरिजन कर लो, 2/2 की सिमेट्रिक है दोनों, ठीक है, और दोनों इक्वल दे रखी हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तो यानी कि x इक्वल टू y आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था पहले भी, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर दोबारा हम समझ रहे हैं तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस पर बोला गया है कि A की वैल्यू ये है और B हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी है, तो A² - 6A की वैल्यू क्या होगी, ठीक है जी। A² - 6A की वैल्यू पूछा है, I हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स I आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी है, अच्छा आंसर हमें I की फॉर्म में मांग रहा है। तो सबसे पहले A² निकाल लो, A² मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों की मल्टीप्लीकेशन है, 4 1 3 2 और यहां से 4 1 3 2। देखो अगर आपने ये 70 क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए ना, तो आपको मैट्रिक्स का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। मल्टीप्लीकेशन कर लो, 4 4 जा 16 प्लस 1 3 जा 3, ऐसी करते हैं मल्टीप्लीकेशन, 4 1 जा 4 प्लस 1 2 जा 2, 3 4 जा 12 प्लस 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3 प्लस 2 2 जा 4। इसको सॉल्व कर लो, आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी 19 6 18 और 7। तो ये आपकी एक A² आ गया, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपकी मैट्रिक्स आ गई A²। आगे बोला है कि A² - 6A, तो कंटिन्यू करते हैं यहां से।
ए स्क्वायर माइनस 6a की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 19, 18, 6, 7 माइनस 6a कितना है 4132। ये चीज पता है ना हमें, ये एक स्केलर है, इससे अगर हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सारे एलिमेंट्स के अंदर मल्टीप्लीकेशन होगी, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स में नहीं होता ऐसा, जब उस पर आएंगे तो उसकी भी बात करेंगे। तो 24, 6, 18, 12 दोनों को माइनस कर लो, आपका आंसर आ जाएगा जो इसमें पूछा है। तो 19, 24 को करेंगे तो -5 आएगा, ये 0 आ जाएगा, 18 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा -5। अच्छा ये क्या समझ में आ रहा है इससे, ये देखो कुछ समझ में आ रहा है। अगर मैं -5 को बाहर ले लूं तो ये क्या बनेगा, देखो 1 0 0 1 आ गया समझ। और ये चीज क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, इसको हम आई भी कह देते हैं। तो इसका मतलब हमारा ये आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर मैच कर लो, क्या है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। बस अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी है आपकी कैलकुलेशन की तो ये क्वेश्चंस बहुत जल्दी आप कर पाओगे। अब यहां देखो हमें खुद बनानी है मैट्रिक्स, 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है यहाँ पे और बोला गया है कि अगर i नॉट इक्वल टू j है तो उस केस में वैल्यू 1 है और i अगर इक्वल टू j है तो उस केस में वैल्यू 0 है। क्या मतलब होता है इसका, देखो ये होता है a11, a होता है a12 और ये a21 और ये होता है a22। इसका मतलब यहां पर ये i होता है a, i और j, ये ऐसे होता है, ये i है, इसको ऐसे लिखते हैं। तो इसका मतलब a1 1 यानी कि i की वैल्यू भी 1 और j की वैल्यू भी 1। तो वो बोल रहा है कि अगर दोनों इक्वल हैं तो मैट्रिक्स जो बनेगी वो यहां पर 0 होगा वैल्यू। उसके अलावा जब ये इक्वल नहीं है, यानी कि देखो i 1 है तो j 2 है, यानी कि इक्वल नहीं है तो 1 होगा, और ये भी क्योंकि i 2 है और j 1 है तो ये कितना आएगा 1 आएगा, और अगर ये दोनों सेम है तो इक्वल आएगा। तो क्या बन रहा है 0 1 1 0। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 by 3 विद ईच एंट्री 0 और 1। अब यही चीज मैंने आपको उस वाले पार्ट में भी समझाया था कि अगर 3 by 3 मैट्रिक्स का ऑर्डर है तो एलिमेंट्स कितने आएंगे, 9 एलिमेंट्स आएंगे। अब यहां पर बोला गया है कि हर एक एलिमेंट में 2 आने के चांसेस हैं, यानी कि 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। तो ऐसी हमारी कितनी मैट्रिसेस बनेंगी, देखो अगर ये 0 है, ये भी 0 हुआ, ये 1 हुआ, फिर बाकी सारे 0 हुए, या फिर ये सारे 1 हुए, या ये सारे 0 हुए, या ये 0 हुए, ये 1 1 1 हुए। कितनी सारी मैट्रिसेस बन सकती हैं, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिंपल इसका फॉर्मूला है, जितने एलिमेंट्स के बारे में बोला है, ये 2 एलिमेंट्स हैं 0 और 1, यानी कि ये 2 एलिमेंट्स के बारे में बोला है। तो ये 2 एलिमेंट्स, ठीक है, और इसकी पावर ये ऑर्डर यानी कि 3 by 3 की जो मैट्रिसेस है ये, तो 2 की पावर 9 आ जाएगा, यानी कि 512 मैट्रिसेस बनेंगी टोटल इन 2 एलिमेंट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा एक। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि यहां पर बोला गया है कि a प्लस बी, a माइनस बी, ये मैट्रिसेस हैं, a और b यहां पर मैट्रिसेस हैं। तो यहां पर ये गलती मत कर देना कि कहीं इसको ऐसे लिख के आ जाओ, ये मत कर देना, ये गलत है। कहीं यहां पर सोचो कि a प्लस बी और a माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, नहीं, वो अलजेब्रा का पार्ट है। ये हम मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं, इसमें हमें ऐसे नहीं करना, इसमें नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करनी है हमें। देखो कैसे, क्योंकि यहां पर ए बी इक्वल नॉट इक्वल टू बी ए होता है, ये हर केस में नहीं होता ना, ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता, तभी हम यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लगा सकते। ए की मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर ए स्क्वायर आएगा, ए की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ए बी आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो बी ए आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो बी स्क्वायर आएगा। तो आपका ये ऑप्शन आएगा, गलती मत करके आ जाना कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो। कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन में भी देगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका ऑप्शन आप अपने हिसाब से देख लेना कि क्या ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट में बोला गया है, अब ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं तो वो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है,
तभी तो वो बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, क्योंकि अगर मैंने वो पहले भी करवाए हैं तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट है तभी करवाए हैं। a प्लस आई का होल क्यूब प्लस a माइनस आई का होल क्यूब -7a। अब यहां पर देखो a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा, a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा। फॉर्मूला देख लो पहले, मुझे पता है कि फॉर्मूला याद ही नहीं होता बच्चों को, कहीं तो स्क्वायर वाले तो फॉर्मूलेस फिर भी याद हो जाते हैं, बट पता नहीं ये क्यूब वाले फॉर्मूलेस बच्चों को क्यों नहीं याद होते। a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab a माइनस बी। ठीक है, याद रख लो यहां पर कि अगर ये प्लस में है तो ये सारे प्लस में है, ये माइनस में है तो यहां से सारे साइन माइनस के हैं, a पॉजिटिव में है। बस यही फॉर्मूला यहां पर ओपन करना है। देखो a क्यूब प्लस आई क्यूब प्लस 3a, देखो फॉर्मूला a प्लस आई, और यहां से देखो a क्यूब माइनस, अब ये यहां पर देखो माइनस हो जाएगा माइनस, और यहां पर आ जाएगा फिर ए आई और a माइनस आई और साथ में 7a। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है। a क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर मल्टीप्लाई a। मैट्रिसेस में एलजेब्रा एक्सपोनेंट्स हम लगा सकते हैं, यानी कि इसकी पावर a क्यूब हो जाएगा। i में क्या है, i की पावर क्यूब है, इसका मतलब i की पावर अगर 100 भी है, 1000 भी है, इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही देगा हमें i। इसके अंदर अगर मल्टीप्लाई करवाओगे तो a स्क्वायर i प्लस 3ai स्क्वायर। ठीक है, यहां से इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखो यहां से तो डायरेक्ट आप काट सकते हो इसको, चलो नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे इसको। तो a स्क्वायर आई और ये प्लस में हो जाएगा 3ai स्क्वायर -7a। ठीक है, अब यहां देखो क्या कट रहा है, जो कट रहा है उसको कट कर देंगे हम, ये हमारा पूरा पोर्शन इससे कट हो गया। आगे बात समझ में, और देखो क्या कट हो रहा है, ये पोर्शन इससे कट हो गया। यहां पर देखो a स्क्वायर की जगह पर हम i लिख सकते हैं, i a आ जाएगा, प्लस यहां पर 3ai स्क्वायर का मतलब वही हो गया ना, i स्क्वायर का मतलब i हो गया, और a का मतलब अगर i की मल्टीप्लाई हम a में करेंगे तो हमें वो a ही मैट्रिक्स देता है। सेम ऐसे ही a स्क्वायर की वैल्यू हमें i गिवन है तो i a हो गया, और यहां से फिर दोबारा देखो 3ai स्क्वायर का मतलब हमें 3a मिल गया, और साथ में 7a हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। ia का मतलब वही a, 3a, फिर ia का मतलब a प्लस 3a माइनस 7a। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3 6 7 8 8a माइनस 7a करोगे तो आपको a मैट्रिक्स मिलेगी। ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब आपको ऑप्शन में मैच करना है कि आपको ऑप्शन नंबर क्या है। यहां पर ऑप्शन नंबर आपका ए है, ए ऑप्शन है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, 1 मार्क्स में इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं देंगे तो फिर वो किस तरीके के क्वेश्चंस देंगे। अब आपको ये थोड़ी कहेंगे कि वो a स्क्वायर अगर 3/3 की मैट्रिक्स है तो a की पावर 4 फाइंड करके दिखाओ, इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपको नहीं मिलेगी ना। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको एलजेब्रा लगाना आना चाहिए मैट्रिसेस में। अगर आप मैट्रिसेस में एलजेब्रा नहीं लगा पा रहे तो इसका मतलब आपने मैट्रिसेस नहीं पढ़ी। में a एक मैट्रिक्स दी है 1/3 2 0 2x - 3, और यहां से हमें एक b मैट्रिक्स दी है 3 6 0 -1, और हमें एक कंडीशन बोली है कि ab इक्वल टू आई स्क्वायर। अच्छा आई स्क्वायर नहीं, सॉरी यहां पर देखो i2 है, इसका मतलब ये होता है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर की। इसका मतलब ये होता है कि अगर यहां पर देखो अगर 2 नीचे की तरफ है तो इसका मतलब ये है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर की है। वो जो i की पावर 2 होता है वो अलग है कि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर कर रहे हैं हम, तो वो बात अलग है, वो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलती है। अब यहां पर अगर हम a b फाइंड कर लें, ए बी मतलब भाई सेम मल्टीप्लीकेशन करवानी है हमें, 1/3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 1 मिलेगा, प्लस 2 0 0, इसकी मल्टीप्लाई फिर इसमें होगा 1/3 की मल्टीप्लाई 6 में करवाएंगे तो 2 आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो आ जाएगा -2। 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0 और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0,
फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, देखो 0 की मल्टीप्लाई 3 में हो गई तो 0 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो गई तो 0 आ गया, 0 की मल्टीप्लाई 6 में हो गई तो 0 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आएगा माइनस में 2x माइनस 3। अब ये किसके इक्वल है, ये हमें 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल दिया है, यानी कि ये दिया है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1, तो यही हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर की। अब इनको हमें इक्वल रखना है और यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आ गया 1, ये आ गया 0, ये आ गया 0 और ये आ गया माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 1 0 0 1। अब देखो कंपैरिजन कर लो, आपको दिख भी रहा होगा, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, तो ये 1 है, ये 1 है, तो यानी कि ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि देखो ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है और दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल आ जाएंगे, तो इनको हम इक्वल रख लेंगे और यहां से हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 3 यानी कि माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। तो ये आपका आंसर आ गया। यही क्वेश्चन में पूछा था कि x की वैल्यू क्या है, तो C इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि अब देखो इस क्वेश्चन में भी यही है, A एक मैट्रिक्स दी है हमें और कुछ कंडीशन बोली है कि हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। यहां पर तो यहां पर देखो 1 2 2 3, तो यहां पर बोला है a स्क्वायर माइनस एक्स ए। अब ये x क्या है, ये x एक स्केलर है, एक नंबर है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये x एक कांस्टेंट वैल्यू है और ये इक्वल दिया है I2 यानी कि वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर की। तो सबसे पहले हमें a स्क्वायर निकालना पड़ेगा। a स्क्वायर निकाल लो, सबसे पहले क्या आएगा, a को लिख लो दोबारा यहां पर कि हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो देखो 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, तो कितना आ गया 1 प्लस 4, 1 2 जा 2 और 3 2 जा 6, ये आ गया 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 2 प्लस 6, 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9। ठीक है, चेक कर लेना आप भी कैलकुलेशन साथ में, 5 और ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6 8 और ये हो जाएगा 13। ठीक है, इसको हमें यहां पर पुट करना है 5 8 7 13 माइनस एक्स। अब इस x की मल्टीप्लाई मैंने बताया था ना, किसी भी कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई अगर हम मैट्रिक्स में करते हैं तो वो उसके सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लिकेशन होती है और यहां पर हम लिख लेंगे 1 0 0 1। इसको सॉल्व कर लो बस, देखो इस x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सबके आगे x x लगा दो। ठीक है, ये समझ में आ गया, दोनों को माइनस करके लिख दो, यहां पर माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस एक्स, 7 माइनस 2x, 8 माइनस 2x और 13 माइनस 3x। ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। क्या समझ में आ रहा है इससे, देखो अब यहां पर 5 माइनस एक्स 7 माइनस 2x कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों 2/2 की मैट्रिक्स है। यहां से देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, एक वैल्यू ये मिल गई। दूसरी देखो 7 माइनस 2x, अच्छा ये जल्दबाजी मत करना कि x की वैल्यू 4 आ गई और ऑप्शन में देख के 4 टिक कर दिया, नहीं, यहां पर आगे सॉल्व कर लेना कि यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, चेक कर लेना एक बार, x की वैल्यू यहां से आएगी 7/2। अभी भी आंसर मत देना, अभी एक वैल्यूज और निकाल के देख लो कि क्या आ रही है। इसको अगर 1 की इक्वल रखोगे तो 13 माइनस 1 इक्वल टू 3x यानी कि 12 इक्वल टू 3x का मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू आपके पास यहां से 4 आ गई। तो बस यहां से भी x की वैल्यू 4 आ रही है, यहां से भी x की वैल्यू 4 आ रही है, तो आपका ऑप्शन नंबर आंसर में A हो जाएगा, x इक्वल टू 4 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से करना है आपको। ठीक है, यहां पर देखो x सब जगह आ रहा है, तो एक बार आपको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रख के कंपैरिजन करके देखना पड़ेगा कि x की फाइनल आंसर, x की फाइनल वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया एक। अब एक क्वेश्चन देखो, यहां पर हमें A एक मैट्रिक्स दी है, A एक मैट्रिक्स है A B और B A और यहां से हमें A स्क्वायर गिवन है, तो बस कंपैरिजन करके हमें यहां से अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है कि क्या होनी चाहिए। ठीक है, A स्क्वायर फाइंड कर लो, A स्क्वायर फाइंड कर लो और उसको कंपैरिजन कर लेना कि क्या आएगा।
यहां से ए स्क्वायर फाइंड कर लो, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे ए बी और ये आ जाएगा बी ए। ठीक है, ये नॉर्मल हमें अलजेब्रा दिया हुआ है, एक नंबर्स दिए हुए हैं अंदर, बी ए प्लस ए बी, और यहां से सॉल्व करोगे तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब बी स्क्वायर कहो या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करो या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करो, एक ही बात है। ये आ गई ए स्क्वायर की वैल्यू, और ए स्क्वायर हमें किसके इक्वल दिया था, अल्फा बीटा बीटा अल्फा। कंपैरिजन कर लो और यहां से पता कर लो कि अल्फा की वैल्यू क्या है। अल्फा की वैल्यू हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन है, देखो कम इक्वल करोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आएंगे ना, और बीटा की वैल्यू आ जाएगी ए बी प्लस बी ए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बस कितना इजी क्वेश्चन है, सिंपल मल्टीप्लाई करा हमने और इक्वल दिखा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वही आ गया आपके पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात आ गई, जो कि मैंने बताया कि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब यहां देखो बोला गया है कि ए और बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये नहीं बोला कि ए और बी सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, नॉर्मल बोला है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो 2x2 ऑर्डर की भी हो सकती है, 3x3 ऑर्डर की भी हो सकती है। आगे हमें पूछा है कि ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, ये हमें क्या मिलेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, जो भी मिलेगा देख लेते हैं। सबसे पहले इसका ट्रांसपोज कर दो, इसका ट्रांसपोज करोगे तो हम अगर ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी अगर पढ़ के आए हो तो इसका मतलब ये हो जाता है कि अलग अलग ट्रांसपोज हो जाएगा। उसके बाद अब ये मल्टीप्लीकेशन में है, पीछे से लिखते हैं, यानी कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और बी। अब प्रॉपर्टी लगेगी बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी होता है, ए ट्रांसपोज एज इट इज आ जाएगा, माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हो गया और बी एज इट इज आ गया। अगर माइनस कॉमन निकाल लें तो अंदर से आ जाएगा ये। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है, इसी वैल्यू का, इस पूरी वैल्यू का ट्रांसपोज करने पर हमें माइनस में ये वैल्यू मिली है, यानी कि अगर ए का ट्रांसपोज करने पर माइनस ए मिलता है, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर माइनस ए मिल जाए अगर, तो ये क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक होता है। ठीक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमें अगर देखो इसको हम सॉल्व करते हैं अगर, तो ये भी तो हमें एक मैट्रिक्स ही मिलती ना, तो इसका अगर ट्रांसपोज किया तो ये आया और माइनस में आ रहा है, एज इट इज ये मिल रहा है हमें, यही बन रहा है अंदर वाला पोर्शन, बट बाहर माइनस है। तो बस बिना सोचे इसका आंसर हमें लगा देना है ऑप्शन नंबर ए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहां देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। यहां पर बोला गया है कि क्वेश्चन देखो कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि इसका मतलब ए ट्रांसपोज करने पर हमें ए मिलेगा और बी ट्रांसपोज करने पर हमें बी मिलेगा। इसका मतलब यही होता है कि अगर बोला गया है कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बोला गया है कि फाइंड करना है हमें ए बी माइनस बी ए, बताना है कि क्या है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, क्या है। देखो क्वेश्चन में अगर हमें ये मिल जाए कि हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताओ कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताओ, तो हमें जो भी फाइंड करना है उसका हमें ट्रांसपोज करना होता है। अब वही अलजेब्रा की प्रॉपर्टी जो हमने अभी यहां पर लगाई है, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी, कि इन दोनों पर अलग अलग ट्रांसपोज हो जाएगा पहले तो, उसके बाद जो बाद में लिखा है उसको पहले लिखेंगे ट्रांसपोज करके, यानी कि बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, दोनों पे ट्रांसपोज चला गया अलग अलग, बट पहले बी लिखना है। फर्क पड़ता है क्योंकि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है, तो इस वजह से ये नहीं है कि कुछ भी लिख दिया कहीं पर भी, तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। क्या समझ में आ रहा है, अगर मैं यहां से फिर दोबारा माइनस कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा हमारा ये। अब ये क्या बन गया, देखो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किया तो हमें ये मिला। अब देखो यहां पर ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए है, बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी है, बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी है और यहां पर ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए है। क्या समझ में आ रहा है, जो अंदर वाला पोर्शन है इसका ट्रांसपोज किया हमें यही मिल गया, बट बाहर माइनस का साइन है, तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक
मैट्रिक्स। ठीक है, कुछ भी मत लगा के आ जाना, करना पड़ेगा कि अगर ये सिमेट्रिक है तो सोचो कि हाँ ये भी सिमेट्रिक होगा, नहीं है ऐसा। आपको ऐसे ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगा के उसको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में बहुत पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है जी, देखो इस वाले क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं बोला था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ए बी या क्या है, सिर्फ नॉर्मल बोला था कि ए और बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हमने आंसर इस वे में करा, सेम इसी तरीके से किया है, बट यहां पर आके हमने वैल्यूज चेंज कर दी, क्योंकि हमें बोला गया था कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर ए और बी सिमेट्रिक है तो उनका ट्रांसपोज इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि A इक्वल टू ए ट्रांसपोज होगा, B इक्वल टू बी ट्रांसपोज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मजा आ रहा होगा आप क्वेश्चन करने में। अब आगे बोला है कि एक मैट्रिक्स दी है हमें। अब देखो इसका मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक बताई है, जब मैंने पार्ट 1 पढ़ाया था उसमें मैंने ये चीज समझाई थी कि अगर हमें डायगोनल एलिमेंट्स 0 मिल जाते हैं तो वो क्या होता है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मैंने सॉल्व भी करके दिखाया था, इस वजह से कह रहा हूं पार्ट 1 देख के आओ। डायगोनल एलिमेंट्स अगर 0 है तो ये मैट्रिक्स मेरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये इसका मैंने शॉर्टकट बताया था, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल्स ऑलवेज 0 होते हैं, ऑलवेज 0, डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज 0। लिख लो ये वाली चीज दोबारा अगर नहीं लिखी है तो, डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज 0। ठीक है, इसको चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं, मैंने फर्स्ट पार्ट में भी ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया है, उसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि इफ द मैट्रिक्स दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। देखो यहां पर पहले लिख लेते हैं हम क्या है, क्योंकि पहले एक बार लिख लेंगे तभी समझ में आएगा। -5 -6 5 0। अच्छा, एक चीज तो हमें यहां से मिल रही है, डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए हैं, क्योंकि ये बोला गया है कि ये एक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बोला गया है, तो डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 ही होते हैं। तो सिंपल हमें यहां से y की वैल्यू तो 0 पता लग गई, बिना कुछ करे। अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो आपको पता चल गया y की वैल्यू। अब x की वैल्यू पता करने के लिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसका ट्रांसपोज करने पर -a आना चाहिए है, मतलब वो -a के इक्वल होता है। तो इसका मतलब इसका अगर ट्रांसपोज करोगे तो क्या आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज आपको ये मिलेगा, इसका ट्रांसपोज। डायगोनल एलिमेंट्स तो वैसे भी इक्वली, मतलब अगर ट्रांसपोज करोगे तो ये तो आपको डायगोनल एलिमेंट्स तो एज इट इज लिखे हुए मिलेंगे ना, तो ये तो बात वही आ गई आपकी। बट y की वैल्यू हमने बिना कुछ करे सॉल्व कर ही दी है। ठीक है, अब देखो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसने बोला है, तो अगर ये है तो इसका मतलब A ट्रांसपोज इक्वल आएगा किसके, माइनस में A के। ये आ रही है बात समझ में। देखो ये कंडीशन याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए होती है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपके लिए ये रही दो कंडीशंस कि A ट्रांसपोज A होता है, स्क्यू में बस खाली बाहर माइनस आ जाएगा। तो ये मैंने निकाला ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज, ये अगर मान लो A है एक मैट्रिक्स, तो इसका ट्रांसपोज किया मैंने, ये आ गया। ये किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा माइनस इसके, तो इसको इसके इक्वल रख लो। बस यहां से अगर कंपैरिजन करोगे तो आपको सिंपल x की वैल्यू मिल जाएगी। A का ट्रांसपोज करके लिख लिया, वो किसके इक्वल होगा, -a के, तो माइनस का साइन लगाया, a एज इट इज लिख दिया। इस माइनस के साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ये माइनस के साइन की मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये सब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, ये भी माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो रहे हैं, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये 0 है। ये कंपैरिजन कर लो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, y तो हमने 0 बता ही दिया है कि y हमारा क्या है, 0 है। ठीक है, अब 3x इक्वल टू 6 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/3, यानी कि x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू हमने पता कर ली है, 0 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मैच कर लेना, बी है आई थिंक ऑप्शन।
x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर बी है, मैच कर लो। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, बढ़िया था क्वेश्चन। अब देखो ये भी एक क्वेश्चन उसी की तरह है। अगर A एक मैट्रिक्स हमें गिवन है 0 -1 -1 A B C 1 1 0 इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देन द वैल्यू ऑफ A प्लस बी प्लस, क्या बोला है, A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फाइंड करना है। तो हमें यहां से A B C की वैल्यू फाइंड करनी है, उसका स्क्वायर कर देना है, आंसर आ जाएगा। वही चीज आ गई सेम। देखो डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल B की वैल्यू तो 0 आ गई। देखो कुछ करने की जरूरत पड़ी, प्रॉपर्टी याद थी तो हो गया, क्योंकि बोला गया है कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हमें पता है कि दूसरी कंडीशन लगाते हैं कि A ट्रांसपोज करने पर -A के इक्वल आएगा। A ट्रांसपोज कर दो, A ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा, 0A1 -1 B1 -1 C0। ये किसके इक्वल आएगा, ये माइनस में A मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। इसको इसके इक्वल रख दिया। अब देखो मैं डायरेक्ट यहां से क्या कर रहा हूं, इस -1 को अंदर भेज रहा हूं। ये जो माइनस था ना, ये वाला जो माइनस था, इस माइनस को मैं अंदर भेज रहा हूं, साइन चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है ना, ये पॉजिटिव, सॉरी ये भी हमारा नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, अब कंपैरिजन कर लो यहां से क्या हो रहा है, -A इक्वल टू 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, दोनों ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, दोनों के इक्वल हो जाएंगे। ये 0 0 है, ये -1 -A के इक्वल है, तो A की वैल्यू यहां से आ गई 1, एक तो ये मिल गई। B की वैल्यू हमें ऑलरेडी मिल चुकी है, C की वैल्यू और फाइंड कर लो, 1 और ये -C है, और यहां से भी देखो कंपैरिजन कर लो तो C की वैल्यू यहां से -1 आ गई, तीनों वैल्यूज आ गई हमारे पास। ठीक है, जो फाइंड करना है वो फाइंड कर लो, A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फाइंड करना है। A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 0 है, C की वैल्यू -1 है। ठीक है ना, 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी टिक कर लेना इसका आंसर। अब इससे इजी क्वेश्चंस क्या लोगे, इससे इजी क्वेश्चंस क्या आएंगे बताओ आपको। तो ये आपको पता होनी चाहिए ना चीजें सारी, अगर आपने पढ़ा है 12th में मैट्रिक्स अच्छे से। तो यहां पर बोला है कि 2x + y 5x - 7 और 4x और ये 4x, ये हमें इक्वल दिया है, 2/2 की मैट्रिक्स है, और ये इक्वल भी दिया होगा तो 2/2 की मैट्रिक्स ही होंगी। 7y - 13 और x + 6, यहां से इक्वेशन बना के x + y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2x + y = 7 हो जाएगा, एक इक्वेशन तो ये आ गई। यहां से देखो 4x = x + 6 रख सकते हैं हम, ये देखो ये 4x और ये, तो यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तो ये इजी हो जाएगा करना। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ गई, ये x की वैल्यू 2 यहां पर पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, बस उसके बाद हो गया हमारा सॉल्व। जो पूछा है वो फाइंड कर देंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, तो ये आ गई y की वैल्यू और ये आ गई x की वैल्यू। यहां से पूछा है कि x + y बताना है, तो 2 + 3 यानी कि 5 आंसर आ जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर देख लो क्या है, बी ऑप्शन है इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑर्डर पता करना है कि अगर A मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर हमें 3 × m गिवन है, और एक B मैट्रिक्स है, इसका हमें ऑर्डर गिवन है 3 × n गिवन है। बोला गया है कि m, ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, m = n है, ये हमें दिया हुआ है, तो इसका मतलब हम यहां पर अगर इसकी जगह पर n पुट कर दें तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये 3 × n हो जाएगा। ठीक है, और B हमारी 3 × n ऑलवेज, मतलब है ये ऑर्डर, तो A का हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, इसको ऐसे कह दिया कि 3A जो है 3 × n की मैट्रिक्स हो गई, क्योंकि m = n है। बोला गया है कि 5A - 2B इसका ऑर्डर बताना है। सबसे पहले तो ये देख लो कि किसी भी मैट्रिक्स में, अगर कोई भी मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर की हो चाहे 3/3 ऑर्डर की हो, अगर इसमें मैं किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो ऑर्डर चेंज नहीं होता, ऑर्डर डज नॉट चेंज। ठीक है, और उसके बाद अगर मान लो दो मैट्रिक्स है मेरे पास A - B, सबसे पहले तो
दोनों का ऑर्डर सेम ही होगा, तभी ये दोनों माइनस हो सकते हैं। और माइनस होने के बाद अगर A 2/2 की मैट्रिक्स है और B भी 2/2 की मैट्रिक्स है, तो जो A माइनस बी हमें मिलेगा, तो जो A माइनस बी हमें मिलेगा वो भी हमें 2/2 की मैट्रिक्स में ही मिलेगा। तो ये चीज पता होनी चाहिए कि चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, ये दो मैट्रिक्स प्लस या माइनस तभी हो सकती है जब इनके ऑर्डर हमें सेम होंगे, ठीक है ना। अगर मैंने 5 की मल्टीप्लाई A मैट्रिक्स में किया तो ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आएगा, और -2 की मल्टीप्लाई इस B में किया तब भी ऑर्डर में चेंज नहीं आएगा। A और B यानी कि इस पूरे को अगर मैं सॉल्व करूंगा, मेरी बात समझ में आ रही है, अगर इस पूरे को सॉल्व करूंगा तो जो इसका ऑर्डर बनेगा वो वही ऑर्डर होगा जो A और B का है, तो यानी कि 3 × n ही रहेगा, ठीक है। आगे बात समझ में, तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, 3 × n। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर A हमें यूनिट मैट्रिक्स दी है, 0 1, सॉरी यूनिट मैट्रिक्स नहीं है ये, 0 1 1 0 है, यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 होती है। तो अगर हमें A स्क्वायर फाइंड करना है तो हमें क्या मिलेगा, तो नॉर्मल दोनों की मल्टीप्लाई करवा दो, यहां पर लिख दो तो दोबारा में 0 1 1 0, ठीक है। दोनों की मल्टीप्लाई करवा लो, A स्क्वायर फाइंड कर लो, 0 0 1 1 1 आ जाएगा, 0 1 0 1 0 0 0 आ जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1, और ये तो ये क्या मिल गया हमें, यूनिट मैट्रिक्स मिल गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो हमें नॉर्मल दिया हुआ है, क्या एक मैट्रिक्स दी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर की, ऑर्डर की मैट्रिक्स है। क्या समझ में आ रहा है, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सब जीरो है, और डायगोनल एलिमेंट्स सारे डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन में देखोगे तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, मुझे बताओ। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कहीं से, नहीं है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें चेक करना पड़ेगा कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसके लिए भी चेक करना पड़ेगा, और नन ऑफ दीज है, ठीक है। बट देखो इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा, क्यों, क्योंकि देखो ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है कि उसके डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सब जीरो हों, तो वो क्या है, डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स है। बट ऑप्शन के हिसाब से एक बार चेक कर लेते हैं, अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें, अगर इसको कि ये ऑप्शन में नहीं है डायगोनल, तो इसका एक बार ट्रांसपोज निकालो, क्या मिलेगा, 1 0 0, उसके बाद 0 2 0, और ये मिलेगा 0 0 4। हाँ देखो A ट्रांसपोज करने पर A आ गया, तो यानी कि ये कंडीशन कब होती है, जब सिमेट्रिक का केस हो। तो ऑप्शन में हमें ये गिवन है, तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं अगर अच्छे से मैट्रिक्स पढ़ रखी है तो। अच्छा देखो अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, वो देख लो एक बार, उन पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। कैसे, एक क्वेश्चन तो यही है कि कौन सी ऐसी मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है। तो बस जीरो मैट्रिक्स यानी कि जिसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं, ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जो कि दोनों होंगी, ठीक है, यानी कि सिमेट्रिक भी होगी और स्क्यू सिमेट्रिक भी होगी। क्योंकि ये 0 0 होती है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसी वजह से हम इसको बोलते हैं। क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कि ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जो स्क्यू सिमेट्रिक भी है और सिमेट्रिक भी है, ऑप्शन दे देगा तो यहां पर जीरो मैट्रिक्स होगा आपका आंसर, ठीक है। अब इसमें देखो कि अगर यहां पर क्वेश्चन बोला गया कि अगर A इज अ, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं क्या है कि A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है A, तो अगर वो पूछ ले कि A स्क्वायर बताओ क्या है, या A की पावर 3 बताओ, A की पावर 4 बताओ, कुछ भी हो सकता है। तो याद रखना है कि अगर A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A स्क्वायर इज ऑलवेज, यानी कि हमेशा वो भी क्या होगा, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A क्यूब आ जाए तो वो भी, यानी कि A की कोई भी पावर हो, A की n पावर, n मतलब यहां पर नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, ठीक है। A की कोई भी पावर हो, A स्क्वायर करें, A क्यूब करो, A की पावर 4 करो, अगर A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है
तो a की पावर जो भी पूछ रहा है वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें सॉल्व नहीं करना, ये सिर्फ समझना है कि ये अगर a सिमेट्रिक है तो a स्क्वायर भी सिमेट्रिक होगा। ठीक है, अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या है कि अगर बोला गया है कि a एक मैट्रिक्स है, a इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ऐसे पूछ लिया जाए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उस केस में हमें दो चीजें देखनी पड़ती हैं। एक बार तो a की पावर n, जब यहां पर n क्या होगा, इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, उस केस में क्या होगा, और a की पावर n रखेंगे और ऑड नेचुरल नंबर, दोनों में आंसर अलग मिलेगा। ठीक है, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे, तो देखो जब a स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो अगर इवन नेचुरल है तो हमें वो वैल्यू सिमेट्रिक मिलेगी। याद रख लो ये वाली चीज, अच्छे से याद रख लो ये वाली चीज, और अगर ऑड है तो ये हमें स्क्यू सिमेट्रिक देगा। ठीक है जी, आ गई मेरी बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी आपको, 12th में ये वाली चीज कोई भी नहीं बताता। ठीक है, 12th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे आप पूछ लेना, ये चीज उनको नहीं पता होती, बट क्योंकि सिलेबस का पार्ट है तो CUET में पूछा जा सकता है, हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाए। अगर a सिमेट्रिक है तो a की कोई भी पावर कर दो सिमेट्रिक देगा। अगर a स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो a की पावर अगर इवन है, यानी कि मान लो a स्क्वायर, तो वो सिमेट्रिक आएगा। a की पावर 4 सिमेट्रिक आएगा, a की पावर 6 सिमेट्रिक आएगा। हाँ, a की पावर 3 आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। a की पावर ऑड में आए, a की पावर 9 हो, a की पावर 7 हो, a की पावर 5 हो, तो ये हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो कि मैंने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बताया है। इनसे क्वेश्चंस बनते हैं और बस ये चीजें याद रखनी है, आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, हमें समझते हैं। यहाँ पर बोला है कि A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि A ट्रांसपोज करने पर A आएगा, तो बोला है कि B ट्रांसपोज AB हमें क्या मिलेगा। तो इस केस में मैंने आपको बताया है ना, जब भी ऐसा केस आ जाए तो वो MCQ में पूछेगा कि ये क्या है, ये पूरा एक मैट्रिक्स देगा ना हमें सॉल्व करके, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा, सिमेट्रिक देगा, क्या होगा ऑप्शन के हिसाब से देख लेना। कंडीशन हमें ये है कि बोल दिया कि A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो A एक सिमेट्रिक का मतलब ये हो गया। उसके बाद बोला है कि हाँ B ट्रांसपोज AB इज अ, तो देखो मैंने बताया है कि इस केस में ट्रांसपोज करना होता है और पीछे से लिखना है, तो पीछे से B ट्रांसपोज लिखोगे पहले, फिर A ट्रांसपोज, क्योंकि इन सब पर ट्रांसपोज होगा तो पहले लिखना पीछे से है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, और ये वाले B के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो B ट्रांसपोज एज इट इज, A ट्रांसपोज की वैल्यू A आ गई और B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज B आ गया। क्या दिख रहा है? अंदर वाले पार्ट का ट्रांसपोज किया, पूरा अंदर वाला पार्ट ही मिल गया, यानी कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर, मतलब A का ट्रांसपोज करते हैं A आता है ना, इसका ट्रांसपोज किया यही आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कितना इजी है ना, बस समझ में आना चाहिए, तो प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, तो कितना इजी लगेगा ये। देखो इस क्वेश्चन में देखो कि ये बोला गया है कि ये एक मैट्रिक्स है, हम कह देते हैं कि हमने मान लिया कि ये A इक्वल टू ये है, बोला गया है कि ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि इसका ट्रांसपोज A आएगा, तो ये इसके इक्वल होगा, x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ठीक है, तो इसका मतलब इसका ट्रांसपोज कर दो, इसका ट्रांसपोज करेंगे, ये आएगा हमारे पास 3x माइनस 2 और ये x माइनस 1, ये किसके इक्वल होगा, ये A के ही इक्वल होगा ना, यही है कंडीशन। तो 5x स्क्वायर 3x माइनस 2 और x माइनस 1, यहां से कंपैरिजन कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा x स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, x स्क्वायर आएगा 3x माइनस 2 के इक्वल। ठीक है, और बाकी यही कंडीशन बनेगी हमारी। तो अब देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, बस यहां से हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो, यहां देख लो, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसका पेयर करेंगे क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके 2 चाहिए है, तो ये आ जाएगा आपके पास 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, बन गया 3x, यहां से कॉमन निकाल लो,
और यहाँ से x माइनस 1 आ जाएगा और एक बार आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 1 और एक बार वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे इसके, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 20 का। ठीक है, 1 और 2 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन सिमेट्रिक के तो हमने डिस्कस करे थे ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कैसे हम वैल्यूज निकालते हैं। ये एक सिमेट्रिक का था कि अगर हमें ऐसे आ जाए और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आए तो हम ऐसे फाइंड कर सकते। बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। ठीक है, 2 पार्ट्स में वीडियो है, अच्छे से देखो, समझो, मैट्रिक्स पहले पढ़ो, उसकी थ्योरी पढ़ो, प्रॉपर्टीज पढ़ो, फिर क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगेंगे। मेरे से जितना हो सकता था मैंने क्वेश्चंस के साथ साथ आपको थ्योरी भी डिस्कस करवाई है। बाकी डिटेल टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा, बहुत जल्दी जब तक आप वीडियो देख रहे होंगे अपलोड होगी वीडियो। बाकी पार्ट 1 की वीडियो तो है, अभी आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी फिर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, हमें मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, आगे के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे बहुत जल्दी, उसके लिए भी हम MCQs क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे CUET के लिए। ठीक है, अच्छा, अप्लाइड मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की 1 शॉर्ट वीडियो है जिसमें सब कुछ कवर करवाया है, उसकी थ्योरी भी अच्छे से डिस्कस करिए हमने, उसके लिए अलग वीडियोस बनी हैं। ठीक है, आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन पे, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा आपको। बाकी ये वीडियो देखो, सपोर्ट करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।